वेलकम टू आईएएस पॉइंट। चलिए हमारी आज की इम्पोर्टेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भाड़चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो भाड़चुक्की प्रपात के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो भाड़चुक्की प्रपात है यह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में देखेंगे जो बेंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, कर्नाटक कहाँ है? बेंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। आगे देखेंगे, वास्तव में यह जलप्रपात कौन सा जलप्रपात? भाड़चुक्की जलप्रपात। ठीक है, क्या है यह? यह जलप्रपात शिवना समुद्रम प्रपात का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? शिवना समुद्रम प्रपात का हिस्सा है। क्या हिस्सा है? कौन सा जलप्रपात हिस्सा है? तो भाड़चुक्की जलप्रपात शिवना समुद्रम प्रपात का हिस्सा है। यह बेंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। आगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ओमान रिफाइनीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, बोंगाईगांव रिफाइनरी, ऑप्शन नंबर बी बिना रिफाइनरी, ऑप्शन नंबर सी हल्दिया रिफाइनरी, ऑप्शन नंबर डी नुमालीगढ़ रिफाइनरी। तो जो होता है बिना तेल शोधन, अब देखिएगा, बिना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिना रिफाइनरी। तो इसके बारे में जानेंगे। बिना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। ठीक है, इस तेल शोधन की स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। कहाँ की गई थी? किसने की? तो भारत ओमान रिफाइनीज लिमिटेड ने की थी। किसकी स्थापना? बिना रिफाइनरी की स्थापना किसने की थी? तो भारत ओमान रिफाइनीज लिमिटेड ने की थी। कब की थी? वर्ष 2011 में की गई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। क्या स्थित है? बिना रिफाइनरी मतलब तेल शोधन कारखाना। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिना रिफाइनरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडेल कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? ऑप्शन देखेंगे, पहला देव नदी, दूसरा पेन्नार नदी, तीसरा हुगली नदी, चौथा भीम नदी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर है देव नदी। अब देव नदी के बारे में पढ़ेंगे। जो देव नदी है, इसे हिंदू जो है इस नदी को देवी के रूप में पवित्र मानते हैं। ठीक है, हिंदू देव नदी को क्या है? देवी के रूप में पवित्र मानते हैं। हिंदुओं द्वारा देवी नदी रूपी इस नदी की पूजा की जाती है। आगे देखेंगे, इस नदी का जो उल्लेख, अब इस नदी का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो इस नदी का उल्लेख ऋग वेद में किया गया है। ठीक है, देवी नदी महानदी की एक प्रमुख शाखा है। यह उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किसकी प्रमुख शाखा है देव नदी? तो देव नदी महानदी की एक प्रमुख शाखा है। इसके बाद यह कहाँ गिरती है? तो ये उड़ीसा में बहने के बाद क्या होता है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है कौन से वेद में हुआ है देव नदी का उल्लेख? तो देव नदी का उल्लेख ऋग वेद में किया गया है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए किया जाता है? तो देव नदी का जो उपयोग है वो क्या है? ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी नदी है, पवित्र नदी है, मतलब साफ रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम यूरोप, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी मध्य अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्वी एशिया। तो जो मक्का की फसल है ना, मक्का की फसल के बारे में जानेंगे। मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसल है। कहाँ पर? विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है, इस फसल में क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन आई और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन आई, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है,
यह आवश्यक पोषण तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, अच्छा स्रोत है। इसके साथ साथ ये कहाँ बोले जाते हैं, मतलब कहाँ का प्रमुख भोजन है, तो ये मध्य अफ्रीका का क्या है, एक प्रमुख भोजन है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या क्या विटामिन की मात्रा अधिक रहती है, विटामिन ए भी पाया जाता है, सी भी पाया जाता है, आई भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मध्य अफ्रीका। मतलब कि मक्का एक प्रमुख भोजन है, तो कहाँ का है, मध्य अफ्रीका का मक्का जो है वो प्रमुख भोजन है। चलिए आगे चलते हैं। संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है, ऑप्शन नंबर ए बिहार और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी असम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी असम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी बिहार और झारखंड। ठीक है, तो संकोश नदी के बारे में पढ़ेंगे। जो संकोश नदी है, जिसे क्या कहा जाता है, इसका एक और नाम है गदाधर नदी। मतलब संकोश नदी को गदाधर नदी भी कहा जाता है। यह नदी पूर्वोत्तर भारत में एक नदी है। कहाँ पर है ये, पूर्वोत्तर भारत की एक नदी है, जिसका उद्गम उत्तरी भूटान में होता है। किसका, संकोश नदी का, है ना। और भारत के असम राज्य में इसका विलय, विलय का मतलब होता है मिला। ठीक है, भारत के असम राज्य में इसका विलय ब्रह्मपुत्र नदी में हो जाता है। भारत में कहाँ पे होता है इसका विलय, मतलब कहाँ पर मिलती है यह भारत में, तो भारत में यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। ठीक है, इसके साथ भूटान में इस नदी का नाम मतलब बदल जाता है, क्या हो जाता है, पूना तिसांग छू है। ठीक है, कहाँ पर, भूटान में इसी नदी का नाम चेंज हो जाता है। इस भूटान को क्या बोलते हैं, भूटान में इस नदी को क्या कहा जाता है, पूना तसांग छू। ठीक है, इसमें इस नदी की लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ठीक है, यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। कहाँ कहाँ पर, असम और अरुणाचल प्रदेश में। तो संकोश नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर है। और संकोश नदी का एक और नाम क्या है, तो संकोश नदी का एक और नाम है गदाधर नदी। ठीक है, यह नदी पूर्वोत्तर भारत की एक नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, उत्तरी भूटान से होता है। ठीक है, और ये भारत में कहाँ मिलती है, तो भारत के असम राज्य में इसका विलय ब्रह्मपुत्र नदी में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, असम और अरुणाचल प्रदेश। मतलब कि राज्यों के बीच सीमा बनाती है कि कौन कौन से राज्यों के बीच सीमा बनाती है, तो यह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। चलिए आगे चलते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। पीर पंजाल के बारे में पढ़ेंगे, तो पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है पीर पंजाल, तो पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है ना। आगे बढ़ेंगे, यह पूर्व पश्चिम की ओर से हिमालय प्रदेश और कहाँ से, पूर्व पश्चिम की ओर से। ठीक है, कहाँ पर, हिमालय प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। कहाँ कहाँ पर स्थित है पीर पंजाल, तो पीर पंजाल हिमालय प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इस पीर पंजाल पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो इस पीर पंजाल की ऊंचाई है 1400 मीटर है। मीटर से लेके कितनी है, 4100 मीटर के बीच है। ठीक है, 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। तो हमसे पूछा गया है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, हमने अभी पढ़ा है हिमालय प्रदेश में भी स्थित है, इसके साथ जम्मू कश्मीर में भी स्थित है, पाकिस्तान में भी स्थित है। तो हमारा ऑप्शन राइट क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ऑप्शन देखेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर बी सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखीय सदाबहार, ऑप्शन नंबर डी
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो देखेंगे हम भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्या उष्णकटिबंधीय को क्या कहा जाता है? मानसूनी वन कहा जाता है। इसमें यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन? 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तथा इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय में ये क्या क्या पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय में चंदन, शीशम, मछुआ, साल, टीक, बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो वापस रिपीट करती हूँ, भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं तथा इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीका व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए टेरेंस बेनन, ऑप्शन नंबर बी डंकन चेल्सेर, ऑप्शन नंबर सी राइन होल्ड मेस्नेर, ऑप्शन नंबर डी जीन ट्रेल्ले। तो जो पहली बार मतलब बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के चढ़े थे तो वो कौन थे? तो वो राइन होल्ड थे। ठीक है, राइन होल्ड थे जिन्होंने सन 1978 में पीटर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। और पीटर का पूरा नाम क्या था? पीटर हॉबलेर। ठीक है, इनके साथ क्या करा था इन्होंने? बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। जर्मनी के, कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। कौन? राइन होल्ड। जर्मनी के राइन होल्ड मेस्नेर ने 1978 में पीटर हॉबलेर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे समुद्र तल से 8000 मीटर अधिक ऊंचाई वाली क्या है वो जो राइन होल्ड है, ये क्या थे? समुद्र तल से 8000 मीटर अधिक ऊंचाई वाली जो सभी पर्वत पर चढ़ाई है ना, जितनी भी मतलब चढ़ाइयाँ थी पर्वतों पर, वो मतलब उन पे सबसे पहले चढ़ने वाले यह व्यक्ति थे। ठीक है, कौन थे? राइन होल्ड। तो आई रिपीट, जर्मनी के राइन होल्ड ने 1978 में पीटर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे समुद्र तल से 8000 मीटर अधिक ऊंचाई वाली सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राइन होल्ड मेस्नेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अधिकांश के बीच स्थित है? अब भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो 23 मार्च को पर्वतीय दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है। क्या? भूमध्य रेखा। ठीक है, 23 मार्च को पृथ्वी दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है। भारत के राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार 23 मार्च को ही भारत का प्रथम दिवस माना जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम दिवस जो राष्ट्रीय पंचांग है उसके अनुसार कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को ही मनाया जाता है, क्योंकि क्या होता है 23 मार्च को पृथ्वी दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे हम। संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग के अनुसार भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? मतलब अमेरिका ने बताया है कि भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? 40,075.56 किलोमीटर बताया था। ठीक है, तथा भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा, इसके साथ साथ भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा उत्तर में 8.4 से लेकर
37.6 अधिकांश और 68.7 से 25 पूर्वी देशांतर में स्थित है। मतलब जो भारत है ना वो भूमध्य में कितना स्थित है, तो भूमध्य में रेखा से जो भारत है उत्तर में कितना है, तो उत्तर में 8.4 से लेकर 37.6 अधिका अक्षांश है और 68.7 से लेकर 75 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है, 8.4 से 37.6। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी चीन। काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्वी का चीन राज्य में स्थित है। अब जो म्यांमार है ये कहाँ स्थित है, तो यह उत्तर पूर्व काचिन में राज्य में स्थित है। कहाँ पर, कौन, काचिन पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो यह उत्तर पूर्व काचिन राज्य में स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती है। इसके साथ साथ यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। कौन सी पहाड़ी, काचिन पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। चलिए हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।